रूस यूक्रेन जंग का छठा दिन है। इस जंग के खात्मे के लिए दोनों मालिक के हुकाम के दरमियान मुलाकात का पहला दौर हो चुका है, लेकिन रूसी फौजी यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी रखे हुए हैं। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक खार्किव और कीव के दरमियान वाक़ शहर उख्तिरका में रूसी फौज ने एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया है, जिसमें 70 से ज़ायद यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए हैं, मुतादिद जख्मी हैं। रूसी फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से बहुत करीब पहुंच चुकी है। कुछ सैटेलाइट तस्वीर हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसमें यूक्रेन के दारुल हुकूमत के शुमाल में सड़क के 64 किलोमीटर लंबे हिस्से पर फौज की कतार साफ नजर आ रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोपखाने और इमदादी गाड़ियों पर मुश्तमिल फौजी काफिला शहर के मरकज से 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैक्सर कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक नई तस्वीर एक वसी इलाके पर मुहित है। ताज़ा तस्वीर में जनूबी बेलारूस में ज़मीनी अफवाज और ज़मीनी हमला करने वाले हेलीकॉप्टर यूनिटों की तैनाती दिखाई गई है। तो नाज़रीन, चलिए हम सीधे रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हम सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन अनिल गौर जी, जो कि एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, खारजी उमूर के। अनिल गौर जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हमारी ख़ास पेशकश खबर दोपहर में। इससे पहले भी हम लगातार आपके साथ बातचीत करते रहे हैं। आज का दिन छठा दिन है इस जंग का और सबसे अहम बात यह कि बातचीत की लगातार कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो बेनतीजा ही साबित हो रही है। कुछ नतीजा निकल कर नहीं आ रहा। लगातार रूसी फौजी आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ आपका आज का तज्जिया, एनालिसिस? हिना जी, पहले तो जो बातचीत का दौर चला है, एक तो पहले चलो बड़ा अच्छा है कि ये दोनों देश बातचीत करने में शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने न्योता दिया था कि हाँ मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और फिर जब रशिया ने अपना डेलीगेशन भेजा बेलारूस में तो वो उससे बात करने से मना कर गया, कहते जी बेलारूस में नहीं मैं बात करूंगा इनके साथ। तो फिर दोबारा जब उन्होंने फिर कहा कि भाई ये कोई वो है नहीं चीज़ के, कोई न्यूट्रल ग्राउंड में तो जाना नहीं है कहीं बात करने, अगर बातचीत करनी है आप अपना डेलीगेशन यहाँ भेजें। फिर तब ये जाके यूक्रेन ने अपना डेलीगेशन भेजा और वहाँ पे बातचीत हुई है। अब बातचीत में देखिए, अब पहली दौर की बातचीत थी उसमें तो स्टेटेड साइड्स ही लेती है, जो दोनों साइड्स हैं। उसने यूक्रेन ने कहा जी आप ये हमले बंद करिए, फौज विड्रॉ करिए और फिर चलो आगे बात करेंगे। बट रशिया ने, पुतिन ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि फौजें वापस नहीं होंगी, ये हमले बंद नहीं होंगे, तो अगर बातचीत करनी है तो आप करें। तो फिर उसमें जो इसकी स्टेटेड साइड थी और जो उधर से रशिया की स्टेटेड साइड थी, आपस में इन्होंने बैठे 3 घंटे में। जी सर, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे स्क्रीन पर एक और हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं, हम उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, फिर आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। प्रोफेसर परीक्षित जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और हमारे इस खास प्रोग्राम में आपसे भी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ अनिल गौर जी मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार बातचीत जारी रखे हुए। जी अनिल जी, अपनी बात जारी रखिए। नमस्कार। जी अनिल जी, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि बातचीत की बात जो है कम से कम थोड़ी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, इस सब के बीच में आपसे सैंक्शंस की बात भी करना चाहेंगे। कोशिशें जो हैं वो दूसरे मुल्कों की लगातार जारी हैं रूस के खिलाफ सैंक्शंस के लिए। देखिए, सैंक्शन तो वेस्ट के जितने मुल्क है उन्होंने तो करना ही है, क्योंकि अमेरिकन लॉबी जो है और ये जो नाटो की लॉबी है, इन्होंने तो उसके खिलाफ सैंक्शंस करने ही करने। बेसिकली देखिए, आज आके बात वही आ जाती है कि अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है इसमें। अमेरिकन इंटरेस्ट ये था कि रशिया और जर्मनी जो है आपस में साथ साथ ना बने, क्योंकि नॉर्थ 2 स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन है वो कमीशन होने के लिए तैयार थी, और जब गैस वहां से आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जर्मनी ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह सारे बंद करने की घोषणा कर दी थी और उसको अब एनर्जी की बहुत जरूरत है,
तो ये जो है एक घनिष्ठता आ जाती है, जब आपस में आप जो व्यापार करते हैं उससे एक बहुत आपस में घनिष्ठता बन जाती है। तो ये घनिष्ठता जो है अमेरिका को बहुत डर लग रहा था इससे कि भाई देखिए अगर जर्मनी और रूस इकट्ठे हो गए, फिर ये जो एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने एक हवा बनाया हुआ है रशिया का कि जी रशिया जो है वो सारे मुल्कों को खा जाएगा, इसलिए तो आप हमारे और हथियार वगैरह उनको देता है इतने सालों से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने आर्मामेंट्स आप देख लीजिए, हवाई जहाज हैं, उसकी मिसाइल्स हैं, उसके ट्रूप्स वगैरह सब वो वहां पे नेटो देश बना के नेटो जो फोर्सेस है उसके अंदर वो अपने आर्म सप्लाई कर रहा है। तो ये जो चीज है उसकी कारोबार उसका वहां से बंद हो जाएगा। और आपको पता है अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार जो है वो आर्मामेंट्स का ही है। तो ये सारा कुछ देख के तो ये इन्होंने एक मोहरा खड़ा कर दिया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। और मेरे ख्याल से जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है कि अपने देश का उसने एक ऐसा मैं कहूंगा कि एक बना दिया है कि उसकी जो जनता है उसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाएगा अगर वो अभी एब्डिकेट नहीं करते। क्योंकि अब जब एक बारी बिल्ट अप एरियाज में जब ये इनकी फौजें पहुंच जाएंगी तो वहां पे जब बिल्ट अप एरियाज में लड़ाई होगी तो उसके अंदर नुकसान तो सिविलियंस का होगा। तो इसीलिए अच्छा ये है कि अभी भी बातचीत से वो समझ जाए। और उसके बिल्कुल सही अनिल जी आपने बात कही है कि सिविलियंस यानी आम शहरियों का नुकसान होता दिखाई देने लगा है। अब कहीं ना कहीं वो चीजें जिस भयानक तस्वीर की बात लगातार हम कर रहे थे वो अब सामने आ रही हैं। हमारे साथ प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनहास भी मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स से। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, हम अगर ग्लोबल मैप पर देखें जंग तो जिस तरह से जारी है वो जारी है, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब दो हिस्सों में तकसीम भी नजर आ रही है दुनिया। जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो रही है और जिस तरह से लगातार एक दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से एक दूसरे से बातचीत पे राजी हो रहे हैं, फिर कुछ ऐसी शर्तें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं मूव कर पा रही। तो इससे ऐसा ही नजर आ रहा है कि आने वाले समय में एक मिलिट्री वॉरफेयर तो होगी ही होगी, बट एक इकोनॉमिक और एक हाइब्रिड वॉरफेयर भी शुरू हो जाएगी जिसमें कि दोनों हिस्से एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, रशिया ने तकरीबन 36 देशों को के हवाई जहाजों को अपनी एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिया है। तो उससे यूएस से, यूरोप से जो ईस्ट एशिया या एशिया में फ्लाइट्स आ रही है उनको अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने पड़ रहे हैं जिसके कि उनके घंटों टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। उधर से रशिया का आप समझिए उनकी करेंसी 30% डाउन हो गई है। ये रूबल इस समय 30% नीचे जा चुका है। और जिस तरह से दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं और प्रति आरोप चल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सुलझने को तैयार नहीं, वो सुलझने को तैयार नहीं, मुझे लगता है कि आने वाला समय वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफी कठिन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो ओलिगार्क्स हैं रशिया के, जो कि उनके सबसे सुपर नियो रिच जिन्हें हम कहते हैं, वो हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टीज यूके, यूएस, कनाडा में सीज हो रही हैं इस टाइम पे। जो मेजर दो बड़े बैंक हैं रशिया के, सेबर बैंक और वीटीबी बैंक, उनके ऊपर यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा दी गई हैं इस टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज जितना इकोनॉमिक दुर्घटनाओं से या इकोनॉमिक सैंक्शन से जो आम नागरिकों का नुकसान हो रहा है वो किसी और चीजों से नहीं होगा। मिलिटरली फिर भी आपकी वुंड्स हील कर जाती हैं, 6 महीने 8 महीने में सब ठीक हो जाता है। पर जब इकोनॉमिकली आप पीछे चले जाते हैं, उससे क्या होता है कि उन देशों में जहां जहां ये चीजें होंगी, स्पेशली यूक्रेन इस टाइम पे हम जहां पे लेंगे कि वो मिलिटरली तो हारेंगे ही, इकोनॉमिकली भी जैसे वो डाउन जाएंगे तो वहां पे क्राइम, करप्शन, ये सब कुछ भी बढ़ेगा। तो देश एक ऐसे कगार पे पहुंच जाएगा कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो बेस्ट बातचीत, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट कैप्टन साहब ने भी कहा कि बातचीत के थ्रू ही चीजों को सुलझाना चाहिए और दोनों देशों को या दोनों गुटों को सामने आके बिल्कुल सर आपने ठीक कहा कि बातचीत, और जिस तरह से हम भारत का हमेशा से नजरिया देख रहे हैं और लगातार भारत ये कहता रहा है कि बातचीत ही इस तरह के मसलों का हल है। हम अनिल जी आपसे अब जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान एक एक वहाँ की जो भी हालात हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे अपने जो सिटीजन हैं उनको वापस लाना एक बड़ा चैलेंज है, इस सिमत में कोशिशें भी जारी हैं। साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि अभी भी भारत की कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए इतने बड़े मसले का हल निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 6 दिन हो चुके हैं
किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा ये खिंच जाएगा। हिना जी बिल्कुल बात सही है आपकी कि किसी को उम्मीद नहीं थी, और मेरे ख्याल से पुतिन को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये 6 दिन से 8 दिन अभी, क्योंकि अभी कोई उसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा, तो हो सकता है 8 या 10 दिन भी लग जाएं, तो ये चलेगा। और हिंदुस्तान ने हमेशा, देखिए अभी यूएनजीसी की जो मीटिंग हुई है अभी यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुई है, जो रेजोल्यूशन के लिए, उसके लिए सारे कह रहे हैं कि एक तो है कि रशिया को यूएनजीसी में से निकाला जाए, उसको वहां से एक्सपेल कर दिया जाए, और दूसरा उसके अगेंस्ट जो है जो भी सैंक्शंस वगैरह हैं उसको लागू किया जाए। तो हिंदुस्तान ने स्टैंड यही लिया है कि भाई देखिए बातचीत से ही हल निकलेगा, डिप्लोमेटिक एंडेवर जो है हमें करना चाहिए, और जो हॉस्टिलिटीज हैं हॉस्टिलिटीज एकदम बंद करनी चाहिए, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से है चाहे वो रशिया की तरफ से है। तो ये चीजें जो है हिंदुस्तान का स्टैंड यही रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान देखिए आज तक आप देखिए वो जो अभी आप देख लीजिए ये जो हम अपने बच्चों को भी निकाल रहे हैं वहां से, उसके अंदर उसके साथ साथ हम दूसरे देशों के नागरिकों को भी निकाल रहे हैं। जो अभी बयान आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, उसने कहा है बड़ा क्लियरली कि हम दूसरे देशों के भी जो नागरिक हैं वहां पे जिनको हम निकाल सकते हैं हम निकालेंगे उधर से। और ये पहले भी हिंदुस्तान ने किया है। आप देखिए मिडिल ईस्ट में जब ये था, जब ये उधर जरूरत पड़ी, जब कुवैत वगैरह का हुआ, तो तब भी हिंदुस्तान ने जो है वहां पे से अमेरिकन नागरिक दूसरे नागरिकों को निकाला है। और हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है वहां पे जिसका झंडा अभी भी उसकी कदर की जा रही है, हिंदुस्तान के नागरिकों की कदर की जा रही है, और उनको एक फ्री पैसेज दिया जा रहा है। आप देखिए अमेरिका है चाहे चीन है चाहे दूसरे मुल्क है, उनको एम्बेसीज बंद करके उन्होंने वो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके वहां से निकल रहे हैं। अब बेलारूस से भी अमेरिका ने अपना जो है एम्बेसी बंद कर दी है, और अपने जितने नागरिकों को कहा, उन्होंने कहा जी आप अपना इंतजाम कर लीजिए आने का। बट हिंदुस्तान की अभी भी एम्बेसी वहां खुली है, हमारे 4 मंत्री गए हैं वहां पे, अलग अलग जो उनके नेबरिंग कंट्रीज में है, तो वहां से कोऑर्डिनेट करने के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो वहां से इमीडिएटली हमारे जो है उनको बिल्कुल उनको वतन वापस लाया जाए, इसलिए कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी हैं। कई फ्लाइट्स भी आ चुकी हैं, इस पर भी लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। परीक्षित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के ऊपर तो इसका असर आने वाले महीनों में जरूर दिखाई देगा, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी आने वाले दिनों में दिखाई देगी। बहुत सारे ऐसे भी अब टर्मिनोलॉजीज जिसको हम कहेंगे सामने आ रही हैं, जिसके बारे में जिनका इस्तेमाल करते हुए हम सब डरते थे, चाहे हम न्यूक्लियर पावर की बात करें या फिर वैक्यूम बॉम्ब की बात करें, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, या इस तरह की जो चीजें आ रही हैं। कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खमियाजा आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। इसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए बिल्कुल हिना जी, आपने जो ये कहा ये बड़ा ही कैटास्ट्रॉफिक होने वाला है अगर इस युद्ध को आगे बढ़ता, ये युद्ध आगे बढ़ता गया। आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज की पूरी दुनिया बात करती रही है, सारे देश बात करते रहे हैं। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हुए 2030 तक उनको अचीव करना था, पर जिस तरह से ये वॉर हो रही है और अगर ये बॉम्बिंग, न्यूक्लियर बॉम्बिंग और ये सब कुछ होगी तो क्लाइमेट चेंज तो बिल्कुल इस दुनिया से उड़ी जाएगा। आप समझिए कार्बन फुटप्रिंट्स इतने ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे कि चाहे यूक्रेन में वॉर होगी, श्रीलंका में बैठे लोग या बांग्लादेश में बैठे या साउथ ईस्ट एशिया में बैठे, सबको इंपैक्ट होगा, सबको इंपैक्ट होगा। इतनी दूषित, इतना प्रदूषण हो जाएगा दुनिया में कि आप ये सोच नहीं सकते कि हम ये जम्मू कश्मीर में जैसे मैं बैठा हूं या भारत में हम बैठे हैं तो हम ये बैठे सोचें कि यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही है, न्यूक्लियर बॉम्बिंग वहां हुई, हमें कुछ नहीं होगा। कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में वो इम्पैक्ट हमें भी दिखना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से पूरा इकोसिस्टम दुनिया का इम्पैक्ट होगा, जिस तरह से हमारी मेरीन बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होगी, मुझे लगता है कितने स्पीशीज होंगे जो कि एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे और मैनकाइंड पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज होगी। तो मुझे लगता है कि बातचीत और जिस तरह से भारत इसको लीड कर रहा है, मैं कैप्टन साहब की बात को और आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह से एक बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट अप्रोच भारत ने रखी है वो सराहनीय है। इस टाइम पे दोनों देश यूक्रेन और रशिया भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत का कैसे स्टैंड होता है, भारत किस तरह से दुनिया के लीडर्स को इकट्ठा करता है। रशिया चाहे हमारा ऑल वेदर अलाय रहा है, हमेशा से हर मुसीबत में रशिया ने हमारी हेल्प की है, बट भारत ने एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच की। और जैसे कि हमारे 4 मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
किरण रिजिजू, वीके सिंह, इस टाइम पे स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्डोवा, पोलैंड, हंगरी वहां जाके स्टेशन हो गए हैं। तो इससे ये भी दिख रहा है कि भारत पूरे दुनिया के बारे में कितना पॉजिटिव अप्रोच रखता है। जैसे कि आप ये बात कर रहे थे न्यूक्लियर बॉम्बिंग और ये सब, और भारत का मुझे लगता है एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है इस वॉर में, इस वॉर को खत्म करने में, और ये एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप होगा और भारत को आगे बढ़ चढ़ के इसमें इसको खत्म करने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल। और यही हमारे आज के इस डिस्कशन का मकसद भी है कि अमन की बात हो, शांति की बात हो, और उसमें हिंदुस्तान का, भारत का रोल कितना अहम रहने वाला है, ये आज नहीं आने वाले वक्तों में हम सभी देखेंगे। आप दोनों मेहमानों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे शरणार्थियों की, पनागुज़ीनों की, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला जो है सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। और अपने नाज़रीन को बेहद अहम खबर दे दें, रूस यूक्रेन तनाज़े के ताल्लुक से हिंदुस्तान ने एडवाइजरी जारी की है। तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से फौरी कीव छोड़ने की हिदायत की है। कीव में क़याम पज़ीर तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से कीव छोड़ने की हिदायत की है। ट्रेन या किसी भी दीगर ज़राए से फौरी कीव छोड़ने की ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो रूस यूक्रेन तनाज़ा जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हम अपने एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से फौरी कीव छोड़ने की हिदायत जारी की है। कीव में क़याम पज़ीर तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से फौरी तौर पर ट्रेन या दीगर किसी ज़राए से कीव छोड़ने की ये एडवाइजरी जारी की गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, कैप्टन अनिल गौर जी। अनिल जी, देखिए इंडिया ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, यानी कहीं ना कहीं जिन संगीन हालात की हम बात कर रहे हैं वो अब नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल हिना जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए अब ऑल आउट अटैक जो है कीव के ऊपर रशिया का होगा, और वो इसीलिए करेगा क्योंकि वो चाहता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसकी ज़ेलेंस्की की, ये जब तक नहीं जाएगी तब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि पुतिन ने पहले ही एक जो है, अगर आपको याद हो कि शुरू में उसने कहा था कि वो सिर्फ ये चाहता है कि यहाँ पे एक प्रो रशियन सरकार हो, क्योंकि ज़ेलेंस्की भी जब आए हैं वो ज़ेलेंस्की भी उसी हिसाब से आए। उन्होंने एक प्रो रशियन जो था इनके प्रेसिडेंट थे उनको कू करके हटाया है वहां से और तख्ता पलट किया था। तो तब से ये उस पर बैठे और ये एंटी रशियन तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ये जो दोनों रीजन्स हैं, ईस्टर्न रीजन जो इनके जो अभी जिसने पुतिन ने जिनको रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद उसको रिकॉग्निशन के बाद उसने ये हवाला दिया कि जी चार्टर यूनाइटेड नेशंस का जो आर्टिकल 51 और चार्टर सी है उसके तहत इन मुल्कों ने मेरे को इन्वाइट किया कि भाई देखिए हमारे पास जाती हो रही है यूक्रेन से, तो आप आइए तो हमें इनसे बचाइए, तो उसका हवाला दिया। तो ये सिर्फ एक पूरा का पूरा उनका एक ही मकसद है कि ये इस्तेमाल करके ज़ेलेंस्की को वहां से हटाएं और एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट वहां रखे और प्रो रशियन गवर्नमेंट रहे, क्योंकि क्राइमेरिया तो ऑलरेडी है इनके पास। तो ये जो है ये उनका मकसद है, और जब तक ये मकसद पूरा नहीं होगा उनका, तब तक उनका वो फायदा कोई नहीं हुआ कि जाने का उधर। तो इसीलिए अब कीव के ऊपर वो पूरा ऑल आउट अटैक जो है वो होगा, और उसके अंदर जानो माल का जो नुकसान है वो सिविलियंस का होगा। क्योंकि बिल्कुल ठीक आपने कहा, और इसीलिए हमने ये भी देखा था कि कल भी ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अब मुश्किल तरीन वक्त आ गया है, और आज भी पूरी दुनिया की नजरें जो है वो कीव पर ही लगी हुई हैं। परीक्षित जी, आपसे हम फौरी तौर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते रहे हैं, बहुत बरसों से आपने इसको देखा है। रिफ्यूजी का मसला जो है आज या कल का मसला नहीं है, इससे पहले भी दुनिया ने इस तरह के मसले देखे, और अब इस जंग के बाद ये एक बड़े मुश्किल के तौर पर दुनिया के सामने आने वाला है। देखिए हिना जी, जैसे कि अभी तक पिछले 5-6 दिनों में तकरीबन 7 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं।
जी। यूक्रेन से 7 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जिसमें से कि 3,60,000 लोग तो इस टाइम पे बॉर्डर्स पे हजूम बना के खड़े हैं और बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा, पीछे वीडियोस भी आ रहे हैं और सूत्रों के लिहाज से खबरें भी आ रही हैं कि किस तरह से यूक्रेनियन आर्मी के लोग भी अब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हवा में फायरिंग की उनको रोकने के लिए, और उनको अब संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो कि रेफ्यूजी का मसला है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में काफी ऐसे मसाइल खड़े हो रहे थे रेफ्यूजियों को लेके, और अब जब यहाँ से जितने लोग डिस्प्लेस होंगे, हालांकि ईयू ब्लॉक के मैक्सिमम कंट्रीज ने कहा है कि हम रेफ्यूजी, किसी ने कहा हम 2 लाख ले लेंगे, किसी ने कहा हम 1 लाख अपने देश में ले लेंगे, पर जो जहां तक बात है उनकी प्रोफाइलिंग करनी, उनको किस तरह से कौन सही है कौन गलत है, कौन नेगेटिविटी फैलाने वाला है, कौन उनके देश में आके एक नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर देगा, ये उन सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात है इस टाइम पे, क्योंकि वहां पे सर्दी चल रही है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एनर्जी चल रहा है, वाटर रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है, पानी उनके पास अवेलेबल नहीं है, जिससे कि वो पहुंचाने की तो कोशिश कर रहे हैं ये देश, पर कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पे काफी मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा इस सिस्टम को टैकल करना। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये वॉर आज या कल खत्म भी हो जाएगी, ये अब महीनों सालों तक इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हमें शॉक इफेक्ट्स मिलते रहेंगे, और रेफ्यूजीज के बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे उन देशों में, उनको कैसे उनको रखा जाएगा या किस तरह से उनको एक्वायर किया जाएगा या कैसे उनकी देखरेख की जाएगी, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात एक है, मैं रेफ्यूजी के साथ एक और चीज बात कर रहा हूं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से जो डिसइंफॉर्मेशन हो रही है वो ज्यादा हड़कंप क्रिएट करेगी, और साइबर अटैक्स होंगे और डिसइंफॉर्मेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड डिसइंफॉर्मेशन हो रही है, दोनों साइडों से स्टेट स्पॉन्सर्ड डिसइंफॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से आम नागरिक ज्यादा क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव सोचने लगे हैं और उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसको मुझे लगता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, रियल ह्यूमैनिटेरियन एड को कैसे पॉइंट ऑफ जहां पे कॉन्फ्लिक्ट है वहां तक पहुंचाना है, ये सब बड़ी ही दिक्कतें हैं और ग्राउंड पे इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पर भारत का जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है, मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह से भारत इवैक्यूएशन कर रहा है और दूसरे देशों के रिफ्यूजियों को भी उन्होंने इवैक्यूएट किया है, वो एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है। मुझे लग रहा है इस वॉर के बाद एक भारत की जो छवि होगी वो दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के सामने ग्लोबल पीस लीडर के तौर पर, जिसकी बात लगातार हम करते रहे हैं। और अनिल जी, फौरी तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अभी तो वहां के हालात पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, लेकिन आने वाले वक्तों में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। यूएन के रोल के बारे में भी फौरी तौर पर आपसे जानना चाहेंगे। एक नई रोशनी में उसको अब सामने आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दुनिया को। हिना जी, बात यह है कि ये जो युद्ध हुआ है इसका असर जो है, ये आपकी बात सही है, सारी दुनिया पे पड़ेगा और सबसे ज्यादा पड़ेगा यूरोपियन नेशंस के ऊपर। और आप देखिए उसका असर जो है ऑलरेडी शुरू हो गया है। जर्मनी के चांसलर ने अनाउंस कर दिया है कि वो $20 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अपने फौज बनाने के लिए, जो आज तक उन्होंने नहीं किया था। उसके बाद जापान ने भी कह दिया, जापान भी तैयार है कि जी यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हो और हम अपनी फौज को जरा बढ़ावा देंगे। इसी हिसाब से बाकी मुल्क भी कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो अमेरिका को पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि अमेरिका का जो है आर्मामेंट इंडस्ट्री और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है यूरोपियन नेशंस के ऊपर वो कम हो जाएगा और रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाएगा वहां पे, क्योंकि यूरोप जानता है कि उसके जो एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ रशिया पूरा कर सकता है, अमेरिका पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिकन गैस जो है वो तकरीबन 400% ज्यादा महंगी है जो रशिया से मिलती है। उसी हिसाब से सर, और आप दोनों मेहमानों से आगे भी हम इस तरह से बातचीत जारी रखेंगे। वक्त जो है वो आज हमें इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत आप दोनों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, आज के खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।